स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसके साथ जो मास अटैच बाय स्प्रिंग सेकंड टॉपिक है उसको हम प्रूफ करेंगे कि इज इट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन आर नॉट। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिका। फर्स्ट हम इसकी डिफिनीशन कर लेते हैं। देखिए, सच टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन is directly related or proportional to displacement from mean position and directed towards the equilibrium point. देखिए, हमने क्या कहा? सच टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वाइब्रेटरी मोशन का होना ज़रूरी है। इन विच एक्सेलरेशन, अब उस मोशन में जो एक्सेलरेशन पैदा होगी उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा डिस्प्लेसमेंट से, जो वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। कहाँ से? फ्रॉम मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। और इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। किस तरह? देखिए, ये हमारे साथ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है एक्स डैश और एक्स। ये हुई इसकी मीन पोजीशन, जहाँ पर एक बॉडी है, सारे फोर्सेस जो एक कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, ऐसा पॉइंट ओ पर। देखिए, जब अगर ये बॉडी यहाँ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यहाँ हुई, जबकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। अगर ये इस तरफ आ रही है बॉडी तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस जानिब होती है, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन रहेगी। यानी कि अगर मीन पोजीशन से बॉडी इस तरफ जाए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यह रहेगी। अगर मीन पोजीशन से बॉडी इस तरफ जाए तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे साथ लेट सपोज एक बॉल है और यहाँ पर हमने एक बॉब, स्फीरिकल बॉब रखा है। देखें, अगर इसको हम डिस्प्लेस कर दे इस पॉइंट से तो ये यहाँ से होकर इस पॉइंट तक आएगा, इससे फिर होके मीन पोजीशन और मीन पोजीशन से फिर यहाँ तक आएगा। अब इन दो पॉइंट P और P डैश के दरमियान जितना वक्त ये वाइब्रेट करता रहेगा, इसकी डायरेक्शन जो है ये ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन रहेगी। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का पहला पोस्टुलेट क्या हुआ कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्स। अब अगर यहाँ हम देखें तो एवरी टाइम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करें। अब ये इसकी मेन पॉइंट है, एक बॉडी की मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ करना। दूसरी, अब जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है
एक्सेलरेशन के लिए फोर्स का होना ज़रूरी है, यानी कि दिस बॉडी विल डिस्प्लेस्ड बाई सम फोर्स एफ, सम फोर्स एफ, यानी कि एफ फोर्स के साथ इस बॉडी को क्या करना है, डिस्प्लेस करना है। दूसरी बात हुई, अब जब हम यहाँ से कोई अप्लाइड फोर्स एफ लगा लेते हैं तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पी तक पहुँचने के बाद वापस मेन पोजीशन को क्यों आएगी, बिकॉज देयर विल बी रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि एक्शन रिएक्शन जो न्यूटन थर्ड लॉ है कि इस अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स होगी जो कि इस बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मेन पोजीशन तक लेकर आए, उसको हम कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। इसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ आर से, यानी कि ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है एफ आर मस्ट कैपेबल टू ब्रिंग द बॉडी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी कि ये इस रिस्टोरिंग फोर्स का काम ये होगा कि ये बॉडी इस एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक लेकर आए और फिर ये इस मीन पोजीशन पर रुकेगी नहीं, बल्कि इस मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कवर करने तक ये मोशन करेगी ड्यू टू दी इनर्शिया, ड्यू टू दी इनर्शिया, यानी कि इस मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए उन्होंने इनर्शिया का सहारा लिया, या इसको हम इनर्शियल मोशन भी कहते हैं। अब फिर एक्सट्रीम पोजीशन से होके फिर मीन पोजीशन तक आएगी, यानी कि अगर हम इस मोशन को जज करें तो ये मोशन इसी तरह कंटिन्यूड रहेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या होना ज़रूरी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये होना ज़रूरी है कि एक बॉडी को हमने डिस्प्लेस करना है फ्रॉम मेन पोजीशन विद अप्लाइड फोर्स। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि वो बॉडी फिर वापस मेन पोजीशन तक लाने के लिए इसमें रिस्टोरिंग फोर्स का होना ज़रूरी है। दूसरी बात और तीसरी बात, अगर ये रिलेशन हमारे साथ आउटपुट में आई कि ए इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मनफी एक्स, यानी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी किसी टाइप मोशन में होल्ड करे तो इसको हम कहेंगे कि ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो इजी, फिर से देखें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन होती है कि जिसमें एक्सेलरेशन जो पैदा हो रही है एक बॉडी में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन रहेगी। अब ये मीन पोजीशन किस तरह रहेगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन तक किस तरह रहेंगी, जब वो अगर वो ये प्रॉपर्टी होल्ड करे तो इसकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है टुवर्ड्स मीन पोजीशन हो जाएगी, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की जो रिलेशन है वो भी हमारे साथ करेक्ट रहेगी। ये है हमारे साथ सिंपल हार्मोनिक। अब हमने एक मोशन देखनी है, वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो हम कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों है, बिकॉज क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में के जो प्रॉपर्टी है वो उस मोशन में होल्ड करेंगे। तो आपका अगला टॉपिक है कि मास अटैच बाय स्प्रिंग या मोशन ऑफ मास अटैच बाय स्प्रिंग, मोशन ऑफ मास अटैच बाय स्प्रिंग। अब हमने
इस मोशन को देखना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है, यानी कि इज मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन आर नॉट। तो क्या कर लेते हैं कि लेट ए बॉडी हैविंग मास m attached with the spring lying on a frictionless table। देखिए, मान लो कि ये हमारे साथ एक टेबल है और जिस पर ये स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच है। अब इसमें प्रॉपर्टी कौन कौन से होनी चाहिए? ये पॉइंट फिक्स्ड होना चाहिए, फिक्स्ड यानी कि रिजिड होनी चाहिए। क्यों रिजिड होनी चाहिए? क्योंकि अगर ये पॉइंट हरकत के दौरान झूल जाए या मोशन करे, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल मोशन करे, तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो प्रॉपर्टी है वो ये मोशन होल्ड नहीं करेगी। यानी कि इस पॉइंट को हमने फिक्स्ड या रिजिड रखना है और स्प्रिंग के और सरफेस ऑफ टेबल के दरमियान जो सरफेस एरिया कनेक्टेड है वो फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। अगर फ्रिक्शन है तो फिर भी जो प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे इस मोशन में वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे। मीना कि इस सिस्टम को हमने आइसोलेटेड रखना है। क्या रखना है? आइसोलेटेड रखना है। आइसोलेटेड रखने के बाद हम कह सकेंगे कि दिस टाइप ऑफ मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन आर नॉट, कि ये मोशन जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं। तो क्या कर लेते हैं कि नाउ द बॉडी इज अ डिस्प्लेस बाय applied फोर्स F। अब ये बॉडी जो है ये अप्लाइड फोर्स F से हमने डिस्प्लेस की। जब अप्लाइड फोर्स F से हमने डिस्प्लेस की तो उन्होंने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर की। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ तक चलो ये चली आई, तो अब इस मीन पोजीशन और इस एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया ये डिस्प्लेसमेंट x से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल हो रही है, इस वजह से इसको हमने x से डिस्प्लेस किया। अब अगर इस पॉइंट पर हम अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर दें, अप्लाइड फोर्स रिमूव कर दें, तो ये बॉडी इस पोजीशन पर नहीं रहेगी, बल्कि दिस बॉडी विल कम बैक टू मीन पोजीशन। नाउ इफ वी रिमूव अप्लाइड फोर्स on body at a position A, it will come back to mean position due to restoring force, due to restoring a force।
इनके यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड हुई सिंपल हार्मोनिक मोशन की कि ये बॉडी जो वापस आ रही है इट इज़ ड्यू टू दी रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर। फिर वही बात कि ये बॉडी जो है इस मीन पोजीशन पर रुकेगी नहीं बल्कि ये कंप्रेस होगी और डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर करेगी एलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट जो कवर करेगी इनके फ्रॉम मीन पोजीशन द बॉडी कवर डिस्प्लेसमेंट एक्स ड्यू टू इनर्शिया इनके पहले जब मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक फासला जो कवर हो रहा था वो अप्लाइड फोर्स की वजह से थी। जब एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन को बॉडी फिर वापस आ रही थी इट इज़ ड्यू टू काज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स से जब अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही थी ये डिस्प्लेसमेंट उन्होंने कवर की ड्यू टू इनर्शिया। और इनर्शिया के बाद ये फिर यहाँ तक फिर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी और ये डिस्प्लेसमेंट जो कवर करेगी इट इज़ ड्यू टू दी इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग जो आगे हम इसमें हुक लॉ का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर इस मोशन को देखें तो ये टू एंड फ्रो मोशन कर रही है अबाउट द मीन पोजीशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो पहले 2-3 पोस्टुलेट थे वो उन्होंने फॉलो की कि बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है ड्यू टू दी अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेस हुई और ड्यू टू दी रिस्टोरिंग फोर्स फिर वापस आई फिर इनर्शियल मोशन की और फिर वापस ओ तक चली गई। इन्हीं के टू एंड फ्रो मोशन आई। अब हमने ये देखना है कि इसमें जो लास्ट पोस्टुलेट है कि ए इज़ डायरेक्ट रिलेटेड टू मनफी एक्स आर नॉट। तो चलो वो देखते हैं। देखिए अगर हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर दे कि ये अप्लाइड फोर्स जो है एफ ए, देखें इस पॉइंट पर इस पॉइंट से जितने अमाउंट ऑफ फोर्स हम लगाएंगे उसके मुताबिक ये डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है वो कवर होगी along the direction of applied force। अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो ये कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। यानी कि if applied force is directly related to x। अब हमने क्या करना है कि इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करना है। प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हमारे साथ रूल है कि हम क्या लगाते हैं, हम कांस्टेंट लगा लेते हैं कि एफ इज़ इक्वल टू कांस्टेंट एक्स। तो इस कांस्टेंट को हम नेम देते हैं या कहते हैं कि ये के बराबर है क्योंकि दिस इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट हुक लॉ आप लोगों ने 9th ग्रेड में पढ़ा है। तो कांस्टेंट की जगह के लगा करा एफ ए इज़ इक्वल टू के एक्स के बराबर आई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। अब यहाँ पर आप हुक लॉ की कंसेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो कि थ्रू बाई हुक लॉ f is directly related to x by removing proportionality we use constant k which is called spring constant if a is equal to kx। थ्रू न्यूटन लॉ या एक्शन इन रिएक्शन के इस अप्लाइड फोर्स जब हम यहाँ पर अप्लाइड फोर्स लगा रहे थे तो इस स्प्रिंग में एक और फोर्स जनरेट हो रही थी कि जो रिस्पॉन्सिबल थी कि इस बॉडी को इस एक्सट्रीम पोजीशन तक वापस लाने के लिए, वो थी रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर। तो हम ये भी जानते हैं कि ये एफ अप्लाइड फोर्स इज़ इक्वल टू एफ रिस्टोरिंग फोर्स। क्यों?
क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी जो थी, बॉडी को सिर्फ मीन पोजीशन तक लेकर आया, मीन पोजीशन से बाद के इनर्शिया ने इसको डिस्प्लेस किया। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर है। जब अप्लाइड फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर है, और दूसरी बात यह है कि ये इन अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में अमल कर रहा है और रिस्टोरिंग फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि एफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मनफी एफ आर। तो अगर इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे साथ, हम एफ फोर्स इज इक्वल टू मनफी के एक्स के बराबर आएगा। तो हम ये जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, एम ए इज इक्वल टू मनफी के एक्स तो डिवाइडेड बोथ साइड बाई एम। एम पर दोनों तरफ डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, ये और ये कैंसिल करेंगे आपस में, ए इज इक्वल टू मनफी के और एम डॉट एक्स। अब के इज कांस्टेंट, एम इज कांस्टेंट। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म कर रहे थे तो हमने कांस्टेंट लाया, जब हम इक्विलिटी को ख़त्म करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी लाने के लिए तो हम कांस्टेंट को रिमूव करेंगे। तो क्या हुआ कि ए इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मनफी या ए इज इक्वल टू मनफी कांस्टेंट एक्स। तो क्या आएगा, ए इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मनफी एक्स। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी थी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की थी, और इस मोशन में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये प्रॉपर्टी होल्ड हुई। यानी कि हम कह सकेंगे कि मास अटैच बाय स्प्रिंग, द मोशन ऑफ मास अटैच बाय स्प्रिंग, द मोशन ऑफ मास अटैच बाय स्प्रिंग परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि जो मास मोशन ऑफ ए मास अटैच बाय स्प्रिंग जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऑल प्रॉपर्टी को ओबे किया और ये हुई हमारे साथ सिंपल हार्मोनिक